हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 7, यानी हमने यूनिट 7 को स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, जो कि है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट। और उसमें हमने आपको समझाया था सिलेबस की किस प्रकार से हमने 3 यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया, जो कि एक दूसरे से लिंक थी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो 3 यूनिट थी उनको हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है, थ्योरी पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों। और उसके बाद हम डायरेक्ट आ गए थे यूनिट 7 में। क्योंकि जो 4, 5, 6 यूनिट्स हैं ये सभी मैग्नेट की यूनिट हैं और इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। और ये जो यूनिट 7 है, यूनिट 8 है, ये काफ़ी छोटी यूनिट्स हैं, यानी कुछ ही टॉपिक्स हैं इनमें, यानी कि ये सिंगल यूनिट्स हैं जिसमें केवल प्रत्यावर्ती धारा है। यूनिट 7 में तो इसमें केवल कुछ ही टॉपिक दिए गए हैं, और यूनिट 8 तो उसमें भी कुछ ही टॉपिक हैं। तो हमने सोचा पहले यूनिट 7 और यूनिट 8 इन दोनों को कंप्लीट कर लेते, और उसके बाद फिर हम मैग्नेट की 4, 5, 6 यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से 1 से और 10 नंबर, यानी जो यूनिट 1 से यूनिट 10 तक की जो हमारी जितनी भी यूनिट्स हैं सभी बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हमारी जो 4, 5 यूनिट बचेंगी आगे, तो उनको हम भी बाद में कंप्लीट कर लेंगे और आपका कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो अब फरवरी की बजाय मार्च में कंडक्ट कराए जाएंगे, तो इसलिए आपको काफ़ी समय भी मिल गया है, क्योंकि देर में सेशन भी शुरू हुआ था, सत्र भी काफ़ी लेट शुरू हुआ है कोविड-19 की वजह से। तो हम इसको जल्द से जल्द बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, जो कि अल्टरनेटिव करंट के थे, यानी कि आवर्तकाल, आवृत्ति, वर्ग माध्य, मूलमान, औसत मान, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में। और उसी के आगे के जो टॉपिक्स हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कला समंजक तथा कला आरेख। यानी क्या होता है कला समंजक, यानी कि कला समंजक और कला आरेख क्या होता है, फेजर्स एंड फेज डायग्राम्स क्या होते हैं आखिरकार। क्योंकि जब तक हमको ये टर्म्स नहीं पता होगा तो आगे जो हम विभिन्न प्रकार के परिपथों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको ये कला आरेख प्रदर्शित करना पड़ेगा, जो फेज डायग्राम है वो हमको वहाँ पर प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो क्या होती है, जब अल्टरनेटिव यानी कि करंट प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है, तो इसमें जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और जो प्रत्यावर्ती धारा है, इन सभी की जो आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, ये क्या होती है, फ्रिक्वेंसी तो इक्वल होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है और जो प्रत्यावर्ती धारा लगाई जाती है, तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ये तो समान होती है। लेकिन जब इनमें क्या होता है, जब परिपथ में L यानी कि प्रेरकत्व और धारिता C की उपस्थिति हो जाती है, तो फिर ये आवश्यक नहीं होता कि जो वोल्टेज और धारा है वो समान कला में हो, या हम ये कह लें कि वोल्टेज अधिकतम हो तो धारा भी अधिकतम हो, वोल्टेज न्यूनतम हो तो धारा भी न्यूनतम हो। तो इसका क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जब हम परिपथ में L यानी कि L को कहते हैं प्रेरकत्व को डिनोट करते हैं, L से मैग्नेटिक का टॉपिक है, और C धारिता जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर परिपथ में क्या लगा दें, परिपथ में या हम प्रेरकत्व लगा दें, या हम किसी परिपथ में क्या लगा दें, धारिता लगा दें, संधारित्र लगा दें, तो क्या होगा, तो फिर ये आवश्यक नहीं हो जाता कि जो V और I की फ्रिक्वेंसी हो वो हमेशा इक्वल हो। इक्वल का मतलब क्या है कि ऐसा बिल्कुल भी ये नहीं होता इसमें कि V बढ़े तो I भी बढ़े और V कम हो तो I भी कम हो, ऐसा आवश्यक नहीं है कि ऐसा हो। जब L और C विशेष कंडीशन है यहाँ पर, जब प्रेरकत्व और धारिता यानी कि संधारित्र को हम जब किसी परिपथ में जोड़ देते हैं, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि जो वोल्टेज और जो धारा है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो, हमेशा इक्वल हो। ऐसा बिल्कुल भी इसकी पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इससे हमको क्या देखने को मिला, तो दोनों के बीच जो कलांतर होता है वो परिपथ में प्रतिरोध R, C और L के मानों पर डिपेंड करता है। यानी कि जो दोनों के बीच क्या होता है, जो दोनों के बीच कलांतर यानी कि वोल्टेज और धारा के बीच में जो कलांतर होता है वो किस में डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है R, L और C के मानों पर। यानी L, C, R के क्या मान हैं उन पर ही डिपेंड करता है जो दोनों के बीच कलांतर होता है V और I के बीच। वैसे तो फ्रिक्वेंसी समान होती है इनकी, लेकिन जब L और C जोड़ दिए जाते हैं तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो समान हो। समान का मतलब कि अगर वोल्टेज बढ़े तो धारा भी बढ़े और वोल्टेज कम हो तो धारा भी कम हो, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। यानी कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटी संभव नहीं होती है जब L और C परिपथ में जुड़े हुए होते हैं। तो इससे हमको ये
पता चला है कि ये विशेष बात हमको यहाँ से एक विशेष फैक्ट जानने को मिला कि जो कलांतर होता है V और I के बीच में, जो कलांतर होता है वो डिपेंड करता है किसमें, प्रतिरोध और प्रेरकत्व और धारिता के मानों पर निर्भर करता है। तो इसके अनुसार क्या होते हैं, हमको 3 टाइप के क्या प्राप्त होते हैं, 3 प्रकार के परिपथ प्राप्त होते हैं। यानी कि जब हम प्रतिरोध जोड़ें, जब हम प्रेरकत्व जोड़ें और जब हम धारिता जोड़ें तो किस प्रकार के परिपथ हमको प्राप्त होते हैं, इनके बारे में हमको जानना है। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर क्या है, कुछ परिपथ में क्या होता है कि V और I साथ साथ ही अपने अधिकतम एवं न्यूनतम मानों को प्राप्त करते हैं। यानी कुछ परिपथ ऐसे होते हैं, कुछ परिपथों में V और I क्या होते हैं, समान कला में। यानी कि V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, V घटेगा तो I घटेगा। तो कुछ परिपथों में वोल्टेज और धारा अपने अधिकतम और न्यूनतम मानों को प्राप्त करते हैं और ऐसे परिपथों को क्या कहते हैं, समान कला परिपथ कहते हैं। यानी कि ऐसे परिपथों में जो V और I होते हैं ये समान कला में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो ऐसे कुछ परिपथ होते हैं तो इनको हम समान कला में परिपथ कहते हैं। और कुछ, अब इसका सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में क्या है कि कुछ परिपथों में वोल्टेज अधिकतम होने से पहले ही धारा अधिकतम हो जाती है। तो यह कहा जाता है कि धारा वोल्टेज से कला में अग्रगामी है, लीडिंग है। यानी कुछ वोल्टेज में क्या होता है, यानी कुछ परिपथों में क्या होता है, पहले ही जो धारा होती है वो क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है और वोल्टेज बाद में। तो यानी हम ये कहते हैं कि धारा वोल्टेज से क्या है, अग्रगामी है, धारा अग्रगामी है। अभी यहाँ पर टर्म्स परिपथ दिए गए, इनके बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे कि जब हम उनमें L जोड़ दें तो क्या होता है और C जोड़ दें परिपथ में तो क्या होता है। अभी तो ये 3 यहाँ पर कंडीशंस हैं कि 3 प्रकार के परिपथ हमको मिलते हैं, 3 प्रकार के परिपथ हमको प्राप्त होते हैं। तो इसमें थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर में यही कुछ परिपथों में वोल्टेज अधिकतम होने के पश्चात, वोल्टेज अधिकतम होने के पश्चात धारा अधिकतम होती है। तो यहाँ पर तो यानी कि धारा बाद में, यानी कि धारा बाद में अधिकतम हो रही है ना, बाद में मैक्सिमम हो रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धारा वोल्टेज से क्या है, पश्चगामी है। यानी कि अगर धारा वोल्टेज से पहले ही अधिकतम हो जाए तो धारा अग्रगामी है और वोल्टेज के पश्चात अगर धारा अधिकतम होती है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो धारा है वो क्या है, वो है पश्चगामी है। तो ये 3 प्रकार के परिपथ हमको प्राप्त होते हैं। और अगर हम व्यापक रूप में लिखें वोल्टेज और धारा को तो हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि वोल्टेज और धारा को हम एक समीकरण के रूप में डिनोट करते हैं, जहाँ पर हमने पीछे पढ़ा भी है उसके बारे में, लेकिन यहाँ पर एक नया टर्म्स आ जाएगा जो कि कलांतर का होगा, फाई यहाँ पर और आ जाएगा। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी ये है। और इसी प्रकार से जब हम I का लिखेंगे, धारा का लिखेंगे I0 साइन और ओमेगा टी और साथ में आ जाएगा फाई। और ये बीच में अगर धनात्मक है तो इसका मतलब होता है अग्रगामी। और कुछ जगह आपको ये ऐसे भी देखने को मिलेगा I0 साइन ओमेगा टी -फाई। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पश्चगामी की कंडीशन होती है और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर अग्रगामी की कंडीशन होती है। तो ये कंडीशंस और 3 प्रकार के जो परिपथ हैं ये आपको याद रखना है। तो अलग अलग जब हम आगे विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ेंगे तो उनमें हम देखेंगे कि R जोड़ने पर किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं और फिर L जोड़ने से और फिर C जोड़ने से क्या परिवर्तन होते हैं। तो इसमें अगला टॉपिक है हमारा कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। यानी अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हम विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें छोटा सा एक डेरिवेशन भी आएगा, जिससे हमको ये पता चलेगा कि धारा और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, यानी कि उनके कलांतर में किस प्रकार से डिफरेंस है, कौन सा अग्रगामी कौन सा पश्चगामी और कौन सा समान कला में होगा, ये सब कुछ हमको जानने को मिलेगा। तो यहाँ से क्या होगा, हम पहले R जोड़ेंगे, फिर L जोड़ेंगे, फिर C जोड़ेंगे, फिर L और R को साथ में जोड़ेंगे, फिर L और C को साथ में जोड़ेंगे, फिर C और R को साथ में जोड़ेंगे और फिर सबसे लास्ट में हम तीनों को एक साथ जोड़ देंगे, यानी LCR परिपथ बन जाएगा। तो बहुत सारे परिपथों के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी को अच्छी तरीके से देखते हैं, बाई फिगर बाई डेरिवेशन। तो इसमें सबसे पहले आता है पहला नंबर, इसमें जब परिपथ में क्या हो, केवल शुद्ध प्रतिरोध R हो। यानी कि ये देखिए एक परिपथ है और एक तार के सिरों पर जिसका प्रतिरोध क्या है, R है, एक ये तार का सिरा जिसका प्रतिरोध R है, किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, ये क्या है, ये है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत,
यानी ये है स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और तार के सिरों के बीच वही प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्थापित हो जाता है जो कि स्रोत का, और तार में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये यहाँ पर क्या है, प्रत्यावर्ती स्रोत से जैसे ही हमने जोड़ा तो ये यहाँ पर वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी क्रिएट हो गया, और पूरे परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा क्या होने लगी, फ्लो होने लगी। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी क्षण तार के सिरों के बीच तत्कालिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि बाद में हमको तुलना भी करनी होगी। जब लास्ट में हम I बराबर मान यहाँ पर निकाल लेंगे तो उसकी I की और V की तुलना ही तो हमको करके लिखनी है कि फिर परिपथ में किस प्रकार से डिफरेंस होता है, अग्रगामी, पश्चगामी या सेम फेज। अब क्या है कि परिपथ में जो तात्कालिक धारा है वो हमारी परिपथ में धारा क्या दी हुई है, धारा I दी हुई है, और ओम के नियम से किसी क्षण वोल्टेज V क्या होगा, IR के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि धारा I कारण V बराबर IR, ओम का नियम लगेगा क्योंकि इस पूरे परिपथ में। तो अब आ गया V बराबर IR, और ऊपर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है, तो यानी कि ऊपर से V का जो मान है वो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो ये हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी बराबर IR। अब क्या करेंगे, यहाँ से I बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, V0 अपान R साइन ओमेगा टी, ये हमको यहाँ से मिल जाएगा। और V0 क्या है, V0 अपान R यानी कि V अपान R, तो ये क्या बन जाएगा, V0 अपान R कर देंगे तो यहाँ पर V0 क्या होता है, वोल्टेज का शिखर मान। इनके बारे में हमने पीछे पढ़ा था जब हमने इसके बेसिक्स टर्म्स को कंप्लीट किया था, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि शिखर मान और आयाम इन सभी के बारे में। तो ये क्या है, वोल्टेज का शिखर मान है, और V अपान R क्या होता है, क्योंकि I बराबर V अपान R होता है ना, तो V0 अपान R क्या हो जाएगा, तो I0 बराबर V0 अपान R हो जाएगा। तो V0 अपान R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I0 लिख सकते हैं। तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और I0 क्या है, यहाँ पर धारा का शिखर मान है I0। तो अब क्या हुआ, ये हमको मिला क्या, समीकरण नंबर 2। और अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। तो ये देखिए समीकरण नंबर 2 मिला, और ऊपर जाते हैं तो ये हमारा दिया हुआ है क्या, समीकरण नंबर 1, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो चलिए अब फिर आ जाते हैं अपने समीकरण नंबर 2 में, और दोनों की क्या करते हैं, तुलना। तो दोनों की जब आप तुलना करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो देखिए दोनों के जो इक्वेशन है वो यहाँ पर समान आए। आप देख भी सकते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों क्या हैं, दोनों ही समान कला में हैं। तुलना करने में हम पाते हैं कि शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I सदैव क्या होंगे, समान कला में होंगे। यानी कि अगर हम R जोड़ेंगे, परिपथ में R जोड़ेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज V और I क्या होंगे, सदैव समान कला में। ये बात इसमें निकल के आई, और यही हमको याद रखनी है। और आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जब हम परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जोड़ें तो V और I क्या होंगे, सदैव समान कला में होंगे, ना पश्चगामी ना अग्रगामी। यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, और धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। ये मतलब होता है समान कला का। हमने 3 प्रकार के परिपथ पढ़े थे पीछे, और वही 3 प्रकार के परिपथ आगे हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिला, तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है कि अगर हम परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जोड़ते हैं किसी परिपथ में तो V और I क्या होंगे, सदैव समान कला में होंगे। 1 और 2 समीकरण नंबर से हमको ये चीज़ प्राप्त हो गई है। और जो V और I के बीच यहाँ पर जो कलांतर होगा, V और I के बीच जो कलांतर होगा वो भी शून्य होगा, क्योंकि ये दोनों समान कला में है। तो कलांतर क्या होगा, शून्य होगा दोनों के बीच में, और प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होगी, यानी कि Z बराबर R। प्रतिबाधा एक प्रकार से प्रतिरोध ही होती है। और ये यहाँ पर दिया हुआ है V और I के बीच ग्राफ दिया हुआ है कि किस प्रकार से डिनोट करते हैं और किस प्रकार से ये सेम फेज में होते हैं। तो जब परिपथ में क्या है, शुद्ध प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो जो उनके बीच में जो ग्राफ होता है, तो इस प्रकार से भी आपको डिनोट कर देना। इतनी आपको परिभाषा लिखनी है, यानी डेफिनीशन भाषा और छोटा सा जो डेरिवेशन है, यानी कि 2 समीकरण हमको निकालने हैं। फिर हम ग्राफ के माध्यम से भी डिनोट कर देंगे कि जो हमारा ग्राफ है V और I के बीच वो क्या है, सेम फेज में।
देखिए पाई में एक साथ आके मिलते हैं और फिर 2 पाई में ये एक साथ मिलते हैं, यानी कि ये क्या होंगे, ये हैं सेम फेज में। तो इस प्रकार का ग्राफ भी आपको बना देना है। एक और टाइप का ग्राफ बनता है लेकिन ये सफिशियंट है, आप इस वाले ग्राफ को ही डिनोट करेंगे और आगे भी हम जो परिपथ पढ़ेंगे उनमें भी हम ग्राफ को डिनोट करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं अब जो सेकंड नंबर परिपथ है, यानी सेकंड नंबर परिपथ में हम क्या जोड़ते हैं। तो सेकंड नंबर है हमारा जब परिपथ में क्या हो, केवल स्वप्रेरकत्व हो। तो अभी हम सिंगल सिंगल जोड़ रहे हैं पूरे परिपथ में, सिंगल सिंगल टर्म्स। जैसे पहले में हमने प्रतिरोध जोड़ा, अब हम एल जोड़ रहे हैं यानी कि प्रेरकत्व जोड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद हम संधारित्र जोड़ेंगे परिपथ में सिंगल सिंगल, और फिर हम डबल डबल करेंगे और लास्ट में हम तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमको लगभग 7-8 जो हमारे परिपथ हैं वो हमको प्राप्त होंगे, और उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ के विषय में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया कि एल स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली, ये देखिए एल स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली को हमने परिपथ से जोड़ दिया, और फिर उसको हमने क्या किया, फिर उसको हमने प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज वही है जो सेम पीछे हमको मिला था, और प्रत्यावर्ती धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित होने लगती है। तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले तो हम यही लिख लेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और इसको मान लेंगे समीकरण 1 जैसे हमने पीछे किया था, क्योंकि इससे ही हमको बाद में तुलना करनी होगी। अब क्या है, तो देखिए प्रतिरोध का एक अलग प्रतिरोध का वहाँ पर प्रतिरोध जुड़ा था, तो वहाँ पर ओम के नियम से हमने V बराबर IR कर दिया था और I का मान निकल आया था। यहाँ से भी हमको I चाहिए टर्म्स की तुलना, तो हमको V और I के बीच में ही तो करनी है, वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बीच में तो भी हमको तुलना करनी है, कौन सा अग्रगामी पश्चगामी या सेम फेज। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर कुंडली लगी हुई है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर मैग्नेटिक वाले जो रूल्स हैं वो फॉलो करने होंगे हमको। तो इस कुंडली में क्या है, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा का जो परिमाण है वह दिशा निरंतर क्या होते हैं, बदलते रहने के साथ साथ क्या होते हैं, कुंडली में से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो भी उसी अनुसार बदलता रहता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा बदलती है, तो कुंडली में जब धारा बदलती है तो वहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है ये हम पढ़ेंगे मैग्नेट की यूनिट में, क्योंकि मैग्नेट के एक साथ 3 यूनिट्स हैं, यानी कि 4, 5, 6 तीनों में मैग्नेट के बारे में ही बताया गया है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ें जानना जरूरी है कि चुंबकीय फ्लक्स के कारण ही यहाँ पर निरंतर जो धारा का मान है वो बदलता रहता है। तो कुंडली के बीच क्या होता है, एक विभवांतर प्रेरित हो जाता है जिसका परिमाण क्या निकलता है, LdI/dt। ये परिमाण निकलता है किसका, विभवांतर का। और dI/dt क्या होता है, ये धारा में परिवर्तन होता है, जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसमें परिवर्तन होता है। और फैराडे के नियम से, फैराडे का नियम यहाँ पर फॉलो होता है जो कि मैग्नेट से रिलेटेड नियम है। तो उसमें क्या होता है कि सदैव जो कुंडली प्रतिरोध नगण्य है, क्योंकि तो आरोपित जो विभवांतर होता है, आरोपित विभवांतर सदैव विरोधी विभवांतर के बराबर और क्या होता है, विपरीत होता है। यानी कि जो आरोपित विभवांतर होगा वो विरोधी विभवांतर जो दिया हुआ होगा, यहाँ आपका कोई पहले ही दिया हुआ है, हमने क्या किया है, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा है ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक विभवांतर है V0 साइन ओमेगा टी वाला एक विभवांतर तो यहाँ पर है ही, और एक विभवांतर ये उत्पन्न हो गया, यानी कि विभवांतर ये प्रेरित हो गया LdI/dt। तो ये क्या होगा, तो जो उसमें दिया हुआ जो विभवांतर दिया हुआ तो सदैव विरोधी विभवांतर के बराबर हुआ विपरीत होता है। इस प्रकार से जो नेट विभवांतर हमको प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, V0 साइन ओमेगा टी माइनस LdI/dt। ये हमको फाइनली यानी कि नेट विभवांतर प्राप्त हुआ, क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध 0 है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसको एक समीकरण के रूप में, इक्वेशन के रूप में यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो ये हुआ, हमको विभवांतर मिला एट लास्ट, तो उसी विभवांतर को हम कर देंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा LdI/dt बराबर V0 साइन ओमेगा टी, या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि DI बराबर V0/L साइन ओमेगा टी। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब क्योंकि DI है यहाँ पर, यानी कि अवकल फॉर्म में ये दिया हुआ है, तो इसका क्या कर देंगे हम, समाकलन कर देंगे।
तो क्या होगा, तभी हमको आई मिल पाएगा, और आई और वी के बीच में ही तो हमको तुलना करनी है। तो हम क्या करेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन आपकी सिलेबस में है भी, तो आपने पढ़ा भी होगा, तो आपको पता है कैसे किया जाता है समाकलन। यहाँ पर ये है कांस्टेंट, तो इसको कर देंगे बाहर वी नॉट अपान एल को, और समाकलन साइन ओमेगा टी ये यहाँ पर, और साथ में क्या होगा, साथ में डी टी, क्योंकि ये डी टी यहाँ से आ गया था जो डी आई के नीचे हमको दिया हुआ था। ठीक है, तो ये डी आई का क्या होगा, डी आई का समाकलन हो जाएगा यहाँ पर केवल आई, और ये होगा वी नॉट अपान एल, और फिर ये जो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का कास ओमेगा टी अपान ये जो ओमेगा के साथ में टी है, तो ये ओमेगा आ जाएगा कहाँ पर, नीचे। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, वी नॉट अपान, और ओमेगा है कांस्टेंट, तो ओमेगा एल, और इसको हम क्या बना देंगे, ओमेगा एल और कॉस ओमेगा टी, और ये जो माइनस है ये आ जाएगा बाहर, यानी इस जगह यहाँ पर लग जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है। तो अब क्या करेंगे, हमने तो जो व्यापक रूप पढ़ा उसमें तो साइन था, यहाँ पर कॉस है, तो कॉस को साइन में बदल देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी भी होगी, तो वी नॉट अपान ओमेगा एल, और यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। वैसे क्या होता है, अगर कॉस को साइन में बदलना है तो कॉस थीटा बराबर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है। तो इसी का यूज हमने यहाँ पर किया है, लेकिन हमने उल्टा क्यों कर दिया, क्योंकि ये माइनस चिन्ह दिया हुआ है, तो माइनस चिन्ह को हमने यहाँ पर देखिए हटा दिया है, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। नहीं तो ये तो होता साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, लेकिन माइनस का अंदर फिर गुणा करना पड़ता है, इसीलिए हमने डायरेक्ट ही इसको क्या लिख लिया है, डायरेक्ट ही हमने इसको उल्टा करके लिख दिया है। तो अब क्या होगा, जो वी नॉट अपान ओमेगा एल है, ये परिपथ में क्या है, धारा का महत्तम मान आई नॉट है, क्योंकि अगर धारा का हम साइन, ये साइन के फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो इसका जो मैक्सिमम मान होगा वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी मैक्सिमम मान 1 तक होता है, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। तो इसीलिए जो वी नॉट अपान ओमेगा एल ये क्या हो जाएगा, ये धारा का महत्तम मान हो जाएगा, शिखर मान आई नॉट के बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा जो दिया हुआ है ये किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट के बराबर में। तो हमको क्या मिला यहाँ से, दूसरा समीकरण आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हमने पहले ही मान लिया था शुरू में, वी बराबर वी नॉट अपान, यानी कि वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये समीकरण 2 मिल गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो देखिए हमने जब प्रतिरोध जोड़ा था तो वहाँ पर केवल क्या था, वहाँ पर केवल था आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वहाँ पर हमने कह दिया था समान कला में। लेकिन यहाँ पर जब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हमको क्या यहाँ पर मिलेगा, तुलना करने पर हमको क्या मिला कि जो प्रत्यावर्ती परिपथ में, यानी कि जब हम प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या जोड़ दें, कोई एल प्रेरकत्व की कुंडली जोड़ दें, तो प्रत्यावर्ती धारा में, यानी कि प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा आई वोल्टेज से क्या होती है, धारा आई वी से 90 डिग्री या पाई बाई 2, यानी कि 90 डिग्री या पाई बाई 2 दोनों क्या होती है, पश्चगामी। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा हमको क्या मिला है, हमको ऋणात्मक चिन्ह मिला है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि जो धारा है वो वोल्टेज से, इस परिपथ में जो धारा है वो वोल्टेज से क्या है, 90 डिग्री क्या है, पश्चगामी है। और इसी को हम दूसरी भाषा में कह देते हैं कि वोल्टेज धारा से 90 डिग्री या पाई बाई 2 क्या है, अग्रगामी है। देखिए यहाँ पर आपको क्या कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बाद में हमको क्या मिला है, आई मिला है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आई क्या है, वी से 90 डिग्री पश्चगामी। आई वाले इक्वेशन में हमको क्या मिला, ऋणात्मक चिन्ह मिला, यानी कि निगेटिव साइन। तो इससे क्या होता है कि जो आई है वो वी से 90 डिग्री पश्चगामी है। और यहाँ पर देखिए हमने इसको उल्टा कह दिया, तो कई बार आप इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि वी और आई में आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा पश्चगामी कौन सा अग्रगामी। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब हमको निगेटिव साइन दिया जाए, जिस समीकरण में निगेटिव साइन दिया जाए वही होगा पश्चगामी। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो यहाँ पर आई वी से क्या है, 90 डिग्री पश्चगामी, और हमने उल्टा कह दिया कि वी आई से अग्रगामी है। वी आई से अग्रगामी दोनों बातें एक ही तो कही जा रही हैं कि वी आई से 90 डिग्री अग्रगामी है, या हम ये कह दें कि आई वी से क्या है, 90 डिग्री पश्चगामी है। तो हम आई ही लेंगे दोनों जगह। यहाँ पर हमने पश्चगामी बताया और फिर आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार से आई वी से अग्रगामी होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है,
यानी कि प्रेरकत्व की कंडीशन में V हमेशा क्या होगा, अग्रगामी होगा और I पश्चगामी होगा। और इसको ग्राफ के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो ये यहाँ पर V और I के बीच में ग्राफ दिया गया है जब L जुड़ा हो, जब L स्वप्रेरकत्व की कुंडली जुड़ी हो तो V और I के बीच ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए किस प्रकार से, देखिए डिफरेंस है जो हमने पीछे ग्राफ देखा था जब हमने केवल शुद्ध प्रतिरोध जोड़ा था। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो टोटल ब्लैक ग्राफ बना हुआ है, कर्व बना हुआ है, ये V को डिनोट कर रहा है और जो डॉटेड है ये धारा I को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इधर होता है पॉजिटिव साइन और इधर होता है निगेटिव साइन। तो हमने क्या बताया था आपको कि धारा पश्चगामी है वोल्टेज से। तो देखिए वोल्टेज यहाँ से शुरू हो रहा है V से और जो धारा है वो शुरू हो रही है उसके नीचे से, यानी निगेटिव साइन से जो धारा है वो यहाँ पर शुरू हो रही है। तो यही ये जो ग्राफ है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये यही डिनोट कर रहा है कि जो I है वो V से क्या है 90 डिग्री पश्चगामी है। तभी देखिए यहाँ पर π/2 और फिर 3π/2 से धारा निकल जाती है और जो वोल्टेज है वो पाई और 2π चल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो ग्राफ है यही डिनोट कर रहा है। अब देखते हैं प्रेरण प्रतिघात के बारे में, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इसी से रिलेटेड है। यानी जब परिपथ में एल स्वप्रेरकत्व की कुंडली जोड़ी जाती है तो उसी से ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस ही होता है, प्रतिरोध ही होता है, जिसको नाम परिवर्तित करके हम क्या कर देते हैं, प्रेरण प्रतिघात। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले कुंडली में धारा का जो शिखर मान है उसका फॉर्मूला लिखेंगे I0 बराबर V0/ωL। और वैसे फार्मूला क्या होता है ओम के नियम से, I बराबर V/R। तो देखिए यहाँ पर R की जगह में क्या आया है, ωL। और ये ωL क्यों है, क्योंकि जो परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है, परिपथ में L जुड़ा है, यानी L स्वप्रेरकत्व की कुंडली जुड़ी है। तो इसीलिए जो R है वो किस में बदल गया है, वो ωL हो गया है। जो ωL है वही परिपथ का प्रतिरोध है और यह प्रतिरोध प्रेरकत्व L के कारण है। इसीलिए इसे प्रतिरोध ना कह के हम क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे हम प्रतिरोध नहीं कहते, प्रेरण प्रतिघात कह देते हैं। तो इससे हमको पता चल जाता है कि प्रेरण प्रतिघात, यानी कि यहाँ पर हमको क्या लेना है, ωL लेना है। और L जो है वो डिनोट कर रहा है L स्वप्रेरकत्व की कुंडली को। और इसे किससे डिनोट किया जाता है, तो प्रेरण प्रतिघात को हम डिनोट करते हैं XL से, यानी X और सफिक्स में यहाँ पर L लगा हुआ होता है। तो XL से हम डिनोट करते हैं प्रेरण प्रतिघात को। और ये प्रत्यावर्ती परिपथ में वही कार्य करता है जो धारा परिपथ में प्रतिरोध करता है। तो ये देखिए बिल्कुल प्रतिरोध के बराबर ही होता है और ये प्रतिरोध एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है, लेकिन L के कारण हम इसको दूसरी प्रकार से केवल डिनोट कर देते हैं। बाकी इसका जो वर्क होता है और जो ये कार्य करता है परिपथ में, ये सेम टू सेम रेजिस्टेंस की भांति ही कार्य करता है, प्रतिरोध की भांति ही कार्य करता है। और अगर आवृत्ति यहाँ पर स्मॉल f हो, आवृत्ति के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, तो ओमेगा बराबर होता है 2πf। ओमेगा बराबर होता है 2π स्मॉल f। और हमने आपको बताया था कि कहीं पर आवृत्ति को n से भी डिनोट किया जाता है, यानी आपने पढ़ा होगा ओमेगा बराबर 2πn, तो वो भी होता है। और यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा वाला जो चैप्टर है, जो यूनिट है, इसमें हम जो आवृत्ति है वो इसको हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे। और कुंडली का प्रेरकत्व तो क्या है, L हेनरी में है, तो प्रतिघात XL क्या होगा, ओम में होगा। तो इसका जो प्रेरण प्रतिघात का जो मात्रक होता है ये भी ओम होता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है। इसीलिए जो सभी कार्य मात्रक और जो फार्मूला सभी प्रतिरोध की भांति ही होंगे, प्रतिरोध के बराबर ही होंगे। तो यहाँ से क्या मिला, जब ओमेगा बराबर 2πf रख देंगे तो XL बराबर क्या हो जाता है, ωL। यानी कि प्रेरण प्रतिघात बराबर ωL होता है, क्योंकि यही होता है प्रतिरोध के बराबर, ऊपर हमने फार्मूले से देखा। और ओमेगा का भी जब विस्तार कर देंगे तो ये हो जाएगा 2πfL। तो ये होता है प्रेरण प्रतिघात का फार्मूला। तो ये होता है फार्मूला ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, अगर निर्भरता देखने की बात करें यहाँ पर हम, तो XL क्या होगा, जो XL है यानी कि प्रेरण प्रतिघात है वो अनुक्रमानुपाती होता है F के आवृत्ति के। यानी हम ये कह सकते हैं कि कुंडली का प्रेरकत्व तो L हेनरी में है, तो प्रेरण प्रतिघात क्या होगा, धारा की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ता है। यानी धारा की अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो XL भी बढ़ेगा, यानी कि प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रेरण प्रतिघात भी बढ़ेगा। और दिष्ट धारा के लिए कंडीशन क्या होगी, तो दिष्ट धारा के लिए जो आवृत्ति होती है, दिष्ट धारा के लिए जो आवृत्ति है उसका मान 0 होता है,
तो एक्सेल भी क्या होगा, शून्य होगा दिष्ट धारा के लिए। इसी कारण कुंडली में दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। क्यों प्रवाहित होती है? क्योंकि जो प्रेरण प्रतिघात होता है वो क्या होता है, शून्य होता है दिष्ट धारा के लिए, क्योंकि उसकी दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है। तो ये टर्म्स भी आपको याद रखने हैं छोटे छोटे, इनके फॉर्मूलों से आगे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और हमको याद रखना है कि प्रेरण प्रतिघात अलग से कभी अतिलघु उत्तरी में डेफिनेशन पूछी जाती है, तो इसको हमको इसी प्रकार से लिखना है। और ये पूरी तरीके से प्रतिरोध के बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया, यानी कि जो हमारे विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ थे उनके बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो अब अगली क्लास हमारी होगी तो इसी के आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और हम सोच रहे हैं कि जब 2-3-4 क्लास हो जाएं तब हम एक साथ आपको उनकी PDF टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे एक साथ पूरी, तो आपको रिवाइज करने में आराम रहेगी। यानी जो परिपथ होंगे वो सभी एक जगह आपको मिल जाएंगे, पूरी PDF एक साथ मिल जाएगी। और जो पिछली क्लास की PDF है वो अलग पड़ी हुई है, तो सभी को एक साथ डाल दिया जाएगा। अभी आपको PDF नहीं मिली होगी, थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें। सभी जो PDFs होंगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आप टेलीग्राम में जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे @becomes_topper, तो वहाँ पर इस प्रकार का आपको लोगो दिखाई देगा। और उसी चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो क्लास नोट्स की जो PDF होती हैं या अन्य कुछ जो फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल्स की जो PDF है, सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाती है। तो वहाँ से इसका आप लाभ उठाएं और इसी तरीके से पढ़ते रहें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इसके आगे के बचे हुए नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।